और देखो मैं लास्ट में हम लोग को बोर बरिंग मॉडल समझा दिया था। अब हम लोग यहाँ पर अबाउ रूल समझने वाले हैं। अबाउ रूल क्या कहता है ध्यान से देखना, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले अबाउ रूल मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि अबाउ रूल इससे मिलता जुलता है। जो हम लोग कल टॉपिक पढ़े थे वहीं से मिलता जुलता टॉपिक है अबाउ रूल्स, तो उसी को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हेडिंग डालना अफबाउ रूल्स, हिंदी वाले उसे बोलेंगे अबाउ का नियम। पहले देख लेते हो कितने स्टूडेंट आ चुके हैं भाई, कम मत करना भाई, बस 50 रहते हैं यार, कहाँ चले गए, अभी तो 30 के आसपास मुझे दिख रहा है। ऐसे करोगे तो क्लास तो ऑफ हो जाएगी। फिर स्ट्रेंथ चाहिए भाई, अच्छी स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि मैंने पूरा मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। अच्छा मैंने किसी किसी बच्चे को ज्वाइन लिंक तो सारे को मैंने सेंड किया था। हाँ ठीक है, चलो इसकी रिकॉर्डेड तो हला के मिल जाएगा। बेटा देखो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं अफबाउ रूल्स। अफबाउ अफबाउ रूल्स, स्पेलिंग जैसे भी होगा फर्क नहीं पड़ता है, पर अफबाउ रूल, अफबाउ का नियम ये कहता क्या है। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हिंदी वालों को थोड़ा कभी कभी दिक्कत होने लगता है। तो और देखना ये क्वेश्चंस भी आपसे पूछा गया है, अफबाउ का नियम। और इस नियम का कहना क्या था, देखो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने का जो मैं आपको तरीका बताया था, उस तरीका में से कुछ तरीका ऐसे था कि जो मैं आपको बताने वाला था कि भाई पहले 2n² निकालना, फिर उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाना। एटॉमिक स्ट्रक्चर निकालने के बाद उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उसके सबसेल में एंटर करने का जो मेथड था, उस मेथड को हम लोग नाम दिया करते थे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अप टू 20 अप्लाई होता था। जैसे हम लोग 21 जाया करते थे तब इसका एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो ये कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट फेल हो जाता था। तो वहीं से हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट बनाने वाले हैं, जो आपको मैं एक्चुअल में इस रूल के द्वारा क्या सिखाने वाला हूँगा कि किसी भी एटम का एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे निकाला जाता है। इस रूल का कहना क्या था वो मैं पहले समझाता हूँ। देखो इस रूल का कहना था कि किसी भी सबसेल के किसी भी एटम के सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग उनके बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में होता है, उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। दैट मीन्स ये कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिटल्स के अंदर में फिल होते हैं या उन सबसेल के अंदर में फिल होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं जिनकी एनर्जी सबसे कम होती है। उसके पश्चात उसके बाद वाले एनर्जी उसके बाद वाले सबसेल में फिल करी जाती है। मैं रिपीट करता हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अच्छा अभी बहुत लोग आ रहे हैं। हाँ मैं ये बोल रहा हूं भाई कि किसी भी एटम के सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। दैट मीन्स ये कि जिन सबसेल की एनर्जी सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन उसमें पहले भरे जाएंगे, फिर उससे ज्यादा वाला एनर्जी में, फिर उससे ज्यादा वाला एनर्जी में, मतलब एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। देखो कैसे, जैसे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि अगर यहाँ पर कोई एटम है तो यहाँ पर एक सबसेल होता है 1s, उसके बाद यहाँ पर क्या होते हैं 2s और 2p, उसके बाद क्या होते हैं तो आप बोलोगे 3s 3p, और यहाँ पर हुआ करता था 3d। ऐसे हमने कुछ सीख रखा होगा। उसके बाद देखो जितना न्यूक्लियस के कांटेक्ट में, जितना कोई भी सबसेल न्यूक्लियस के जितना पास में होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। मतलब कि अगर मैं एनर्जी बोलूं तो सबसे कम एनर्जी अभी इसकी होगी, उससे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी। इस रूल्स का यही कहना था। तो मैं अफबाउ रूल्स को केवल बता दे रहा हूं और उसके बाद आपको इसके द्वारा कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला जाता है वो मैं आपको सिखा दूंगा। तो चलिए
सॉल्व करते हैं। कैसे? अब्बाउ रूल्स का तो सिंपल से मतलब लिखवाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं आपको, आप सिंपल से बोल देना कि अकॉर्डिंग टू अब्बाउ लॉ द फीलिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबसेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। हिंदी में बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं कि किसी भी एटम के सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ये हमको पता कैसे चलेगा, तो मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो कैसे सिंपल सा तरीका है, और सिंपल सा तरीका कैसे है, देखो हम लोग अभी क्या बनाने वाले हैं। देखो ये पहला मेरा ऑर्बिट्स है, मतलब n इक्वल टू 1 दिखाई दे रहा होगा, और अगर ये n इक्वल टू 1 है तो पहले ऑर्बिट्स के अंदर में, पहले सेल के अंदर में कितने सबसेल हुआ करते थे, तो आप बोलोगे s सबसेल हुआ करता था, जिसको हम लोग क्या नाम दिया करते थे, 1s नाम दिया करते थे। अच्छा एक काम करता हूं, मैं नंबर ऑफ ऑर्बिट को लगातार लिख लेता हूं, मतलब 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ये 5, 6, 7 इट्सेट्रा। मतलब मैंने क्या लिखा है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो मैं नाम भी लिख देता हूं यहां पर, दैट इज ऑर्बिट्स। या जिनको प्रॉब्लम है तो वो सेल भी लिख सकते हैं, कोष भी लिख सकते हैं। बताओ पहले ऑर्बिट्स के अंदर में कितने नंबर ऑफ सब सेल्स थे, तो आप बोलोगे 1, और इसको हम लोग क्या बोला करते थे, 1s। सेकेंड ऑर्बिट्स के अंदर में कितने सब सेल हुआ करते थे, तो आप बोलोगे 2, और कौन कौन से थे, s और दूसरा था p। क्योंकि ये सेकेंड ऑर्बिट्स के लिए था, इसलिए हम लोग का लिखा दिया करते थे 2s एंड 2p लिख दिया करते थे। सिमिलरली अगर मैं यहां पर बोलूं तो बताओ 3 ऑर्बिट्स के अंदर में कितने नंबर ऑफ सब सेल हुआ करते थे, तो आप बोलोगे 3 कौन कौन से, s, P और यहाँ पर D। क्योंकि ये थर्ड के लिए था इसलिए सामने हम लोग का लिख दिया करते थे 3s, 3p एंड 3d। अगर मैं 4s का बोलूं, मतलब 4 ऑर्बिट के अंदर में बोलूं, तो 4 ऑर्बिटल हुआ करते, 4 सबसेल हुआ करते हैं, जिसको हम लोग बोला करते थे s, p, d और यहाँ पर f। क्योंकि ये 4th ऑर्बिट के लिए यहाँ पर 4 लिखूंगा, यहाँ पर 4 लिखूंगा, यहाँ पर 4 लिखूंगा, यहाँ पर भी 4 लिखूंगा। आगे हम लोग 5th ऑर्बिट्स का भी इसी तरह से लिखना है भाई, s, p, d, f। लेकिन मैं आपको और भी बताया था कि F के बाद G भी होता है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, पर बुक्स के अंदर दिया नहीं है तो मत लिखिएगा, नहीं तो हो सकता है कंफ्यूजन के मारे वो नंबर काट दे, इसलिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल F तक बस लिखिएगा। हमें F तक ही लेना देना है, बाकी वालों से मतलब नहीं है। लेकिन G और H भी होते हैं, हम लिख नहीं रहे हैं। तो आप क्या करोगे भाई, 6th के अंदर में 4 तो होंगे ही होंगे, उसके ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो 4 तो हम लिख लेते हैं, S, P, D और यहाँ पर F। बताओ कौन सा ऑर्बिट के हैं, 6th ऑर्बिट्स के हैं, इसलिए क्या लिख दूंगा मैं, 6s, 6p, 6d एंड 6f। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है, तो ये तरीका देखो, याद करने का तरीका ये है, सबसे पहले हम जाते हैं स्कूल, उसके बाद इसका नाम बोल देंगे पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर इसको बोलेंगे फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल या फ्रॉड दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फ्रॉड दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रॉड दिल्ली पब्लिक स्कूल, लगातार आपको ऐसे लिखते जाना है। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है भाई, ये क्या होगा, स्कूल, इसको क्या बोलेंगे, पब्लिक स्कूल, ये क्या हो जाएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रॉड दिल्ली पब्लिक स्कूल, फ्रॉड दिल्ली पब्लिक स्कूल, या फालतू दिल्ली पब्लिक स्कूल भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर काम की बात क्या है, हमको ये तो कंफर्म पता है कि S सब सेल के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, P के अंदर में कितने होंगे 6, D के अंदर में 10 और F के अंदर में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 14। ये तो मैं आपको कल भी लिखवा दिया था। यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले होंगे, या अबाउ क्या कहता था। तो आपको क्या करना है, पहले कुछ इस तरह से लेना है, पहले इस सब सेल को काटो ऐसे करके, तो मैंने इस सब सेल को काट दिया। जैसे इस सब सेल को काटूंगा उसके बाद फिर यहाँ से उठाओ, ऐसे उठाएंगे और उठाने के बाद हम लोग ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे लेके जाएंगे, फिर ऐसे काटेंगे। मतलब जब आप लकड़ी काटते होगे तो आप सीधा नहीं काटते, थोड़ा सा तिरछा करके काटते हैं। ठीक है, जिनको जो करते हैं उनकी बात है, नहीं तो आप सिंपल हो, हम सीधा ना काट करके हम थोड़ा सा तिरछा करके करेंगे, आड़ा करके, जो भी बोलते होगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से, यहाँ से इसको काटो, फिर यहाँ से उठाना है। देखना उठाते टाइम नहीं काटना है भाई, क्योंकि जब आप कुल्हाड़ी को उठाते होगे थोड़ी कटता होगा, जब मारते हो तब ना कटता है। तो जब मैंने मारा है तब काटा है, ध्यान से देखना। ये देखो, ये कटा है, ये भी कटा हुआ है, ये भी कटा है, ये भी कटा है। फिर यहाँ से आप उठा के लेके जाओ और यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दो। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ, इसका मतलब क्या है। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये होगा कि जिस सब सेल में
जिस सब सेल नहीं, जो सब सेल पहले कटा होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, जो बाद में कटे होंगे उसकी एनर्जी उससे ज्यादा होगा। तो चलो कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले मैंने किसको काट रखा, 1s का, उसके बाद 2s को, उसके बाद 2p को, फिर 3s को, और 3s के बाद मैंने किसको काट रखा है भाई, 3s के बाद हो जाएगा 3p, फिर 4s, फिर 3d। तो चलो इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका एनर्जी का ऑर्डर मैं बताता हूं। अगर इसका एनर्जी का ऑर्डर लिखोगे तो यहां पर लिख देते हैं एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबसेल। तो एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबसेल कौन कौन से होंगे भाई? एनर्जी ऑर्डर ऑफ सब सेल का क्या मतलब है? सबसे पहले तो 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद 2s की होगी, फिर उससे ज़्यादा 2p की होगी, फिर यहाँ पर 3s की होगी, फिर 3p की होगी, और इसके बाद इससे ज़्यादा एनर्जी 3d की होगी। नहीं, 3p के बाद मेरे ख्याल से 3p के बाद क्या, 3p के बाद 4s होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने 4s लिख दिया है। और 4s के बाद क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से 3d कटा होगा, तो ये 3d, और 3d के बाद क्या दिखाई दे रहा है, देखो 3d के बाद 4p, फिर 5s दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 4p, और फिर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 5s। मेरे ख्याल से इस तरह से आप कर लेना इसको देख के। तो बताओ, यही इनका एनर्जी ऑर्डर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे कभी भी इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो सबसे पहले मैं 1s में भरूंगा, उसके बाद रह जाते हैं तो 2s के अंदर में, फिर 2p के अंदर में, 3p के अंदर में, 3s के अंदर में, और रह जाएंगे 3p, फिर 4s, फिर 3d एक्सेट्रा। ये था अब्बाउ का नियम। इसीलिए मैंने बोल के रखा था कि इस नियम के अनुसार किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। आप मुझे बता दो यहाँ तक आपको दिक्कत आई क्या? हालांकि वीडियोस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उसको मैं सुधार देता हूँ, तुरंत 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक्स है। ये ट्रिक्स बता दो मैंने क्या बोला है। तो देखो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ क्या, या यहाँ पर मैं इसको दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ठीक है? तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये S का मतलब मैंने बोल के रखा है स्कूल, और PS का मतलब हो जाएगा पब्लिक। यहाँ पर आपको लिखना है पब्लिक, और फिर यहाँ पर लिखना है स्कूल। फिर आप क्या बोलोगे, दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो ये हो जाएगा दिल्ली, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दिल्ली। फिर P का मतलब हो जाएगा पब्लिक, और S का मतलब तो समझ जाओगे स्कूल, और F का मतलब मैं क्या बोलता हूँ, फालतू। फिर D का मतलब हो जाएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल। मेरे ख्याल से आप समझ गई होगी, या आपको लग रहा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है? देखो पहला का फॉर्मूला मैंने क्या बोल के रखा है भाई, स्कूल। उसके बाद दूसरा मैंने बता के रखा है क्या थी, दैट इज पब्लिक स्कूल, ठीक है? और उसके बाद मैंने बोल के रखा क्या कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली, और यहाँ पर आपको लिखना है पब्लिक स्कूल। तो ये हो जाएगा SCHO, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, फ्रॉड लिखना है। F का मतलब मैंने क्या बता के रखा, फालतू बोल दो, ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो दिल्ली पब्लिक स्कूल वाले बोलेंगे हमको फ्रॉड बोल रहे हैं। ट्रिक्स है, आप जो ही बना सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लिखो, फालतू, फिर यहाँ पर लिखना दिल्ली, और ये हो जाएगा पब्लिक, फिर यहाँ पर लिख देना स्कूल, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग इसको याद करते हैं। स्पेक्ट्रम, तो नेक्स्ट चलते हैं, और वो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, न्यू ऐड हुआ है भाई। अगर इससे पहले 2-3 साल वाला बाद वाला ट्वेंस सॉल्व देखोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन आता नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान दें, न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस में ऐड हुआ है भाई। पिछले 2 सालों से मुझे लग रहा है, 2 या 1 साल में लग रहा है, 2 साल हुआ होगा, उसमें ऐड हुआ है। तो उससे पहले आपको अनसॉल्व नहीं मिलेंगे, उसके बाद तो पेपर भी नहीं हुआ है, तो अनसॉल्व में हो सके ना मिले तो टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन आपको फिर भी ये आपको याद करके चलना है कि हमारे न्यू सिलेबस के अंदर में ये होगा ही होगा। तो चलिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लोग हिंदी में भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही बोलेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ स्पेक्ट्रम। लेकिन सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कराता हूँ कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है। हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है। देखो, हम लोग फिजिक्स के अंदर में 12th के अंदर में ये पढ़ रखा है कि ऐसा कोई एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म में अगर मैं किसी व्हाइट लाइट को पास कराता हूँ, ये मेरा
मेरा वाइट लाइट है, जिसको आप लोग हिंदी में क्या बोला करते थे, श्वेत किरण बोला करते थे। मैं यहाँ बस वाइट लाइट बोल रहा हूँ। और अगर ये वाइट लाइट को आप पास करोगे तो ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाता था, जिसको हम लोग 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7, जिसको हम लोग एक ट्रिक से याद किया करते थे, क्या, VIBGYOR, ठीक है, विग्योर बोला करते थे हम लोग, VIBGOR भी बोलते बहुत लोग, विग्योर भी बोलते हैं। तो मैं आज क्या बोला हूँ भाई, इसको आप लोग बहुत बचपन में याद करके रखे होंगे, नी हा पी और यहाँ पस नाला, ये तो आपने याद करके रखा होगा कि बैगनी, जामुनी, उसके बाद नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये कुछ इसका फॉर्मूला था याद करने का, फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ रखा होगा। तो अगर मैं बोलूं, देखो ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को अगर प्रिज्म के थ्रू आप पास करोगे तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। और 7 कलर का जो ग्रुप है, 7 कलर का जो ग्रुप है, उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे ही हम लोग 7 कलर का जो ग्रुप है, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं, दैट इज स्पेक्ट्रम। तो अगर आपको मैं सिंपल सा एक वर्ड में समझाना चाहूं तो स्पेक्ट्रम का मीनिंग यहाँ पर है ग्रुप ऑफ कलर। तो यहाँ पर मैं लिख दिया हूं ग्रुप ऑफ कलर। तो आप सिंपल सा बोल दीजिएगा कि कलर के ग्रुप को या कलर के समूह को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ कलर इज नॉन एज स्पेक्ट्रम। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। इसको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या, कि किसी भी सब्सटेंस के एब्जॉर्ब करने से जो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा उसे हम लोग नाम दे देंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जबकि ऐसा स्पेक्ट्रम जो किसी सब्सटेंस के लाइट के एमिशन से जो भी स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। बट मैं इसको नहीं डिस्कस कर रहा हूं और हम लोग सीधा आगे मूव कर जाते हैं, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ओर। तो देखिएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। मैं बोर एटॉमिक मॉडल को अगर आप यहां पर थोड़ा सा रिलेट करोगे तो मैंने ये बता के रखा था कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड में नंबर ऑफ ऑर्बिट इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो आप बनाना चाहो तो बता लो, ये मेरा पहला ऑर्बिट्स है, उसके बाद दूसरा ऑर्बिट्स होगा, तीसरा ऑर्बिट होगा, यहां पर चौथा ऑर्बिट्स होगा, और अगर आप बनाना चाहो तो 5th ऑर्बिट भी बना सकते हो, जैसे मैं यहां पर बनाते जा रहा हूं। तो ये मेरा 5वां ऑर्बिट्स है, इट्सेट्रा। या हम लोग इसी को हम लोग एनर्जी लेवल भी बोल के रखे थे। तो मैं क्या बोल रहा हूं भाई कि ये जो पहला ऑर्बिट्स है इसको मैं एनर्जी लेवल E1 बोल रहा हूँ, इसको मैं E2 बोल दे रहा हूँ, इसको मैं E3 बोल दे रहा हूँ, इसको E4 बोल दे रहा हूँ और इसको मैं E5 बोल दे रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऑर्बिट्स हम लोग पहले बोला करते थे उसी ऑर्बिट्स को मैं फिलहाल के लिए एनर्जी बोल के रख रहा हूँ, एनर्जी लेवल बोल के रख रहा हूँ। ठीक है, इतना तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए, मेरे को ऐसे लग रहा है। अब आप समझिए यहां पर क्या बताने वाला हूं कि हाइड्रोजन में अगर आप देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है, दैट मींस इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मैं बोलूं तो 1 होगा। और अगर 1 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप कहां फिल करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आप हमेशा यहां पर फिल करेंगे, यहां पर ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन से। मैंने एक चीज गलती करी है भाई, गलती क्या करी है, अब बाउ रूल्स का एग्जांपल्स मैंने आपको नहीं कराया है, हालांकि वही क्वेश्चन आएगा तो बना सकते हो पर मैं आगे जाके करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, मुझे अभी याद आया। ये हो गया भाई एनर्जी लेवल, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था तो वो पहले ऑर्बिट्स के अंदर में होगा 100%। अब मैं क्या करूं कि इस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सटर्नल सोर्स से कहीं से भी इसको मैं क्या दे देता हूं, एनर्जी दे देता हूं, या इसको आप फोटोन दो, Hν दो। जैसे आप इसे Hν या फोटोन दे देंगे तो मैं बताया था कि अगर एक्सटर्नल सोर्स से आप कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स उस लाइट को अब्सॉर्ब करता है और अब्सॉर्ब करने के बाद लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स यहां पर था और जहां पर रहता है उसको हम लोग बोल देते हैं ग्राउंड स्टेट।
तो अगर हाइड्रोजन का मैं ग्राउंड स्टेट बोलूं तो अभी n इक्वल टू 1 होगा या E इक्वल टू 1 होगा। तो ग्राउंड स्टेट आप इक्वल टू n इक्वल टू 1 बोल सकते हो या आपको लगे तो E1 भी बोल सकते हो। बाकी अगर ये ग्राउंड स्टेट से कहां चला गया लाइट अब्जॉर्ब करने के बाद, अगर ये चला गया इस लेवल पर, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसका एक्साइटेड स्टेट। क्या बोलेंगे भाई? इसका एक्साइटेड स्टेट बोलेंगे। तो मतलब ग्राउंड स्टेट को छोड़कर जितने भी एनर्जी लेवल दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे एक्साइटेड स्टेट हो सकते हैं। है नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं हो सकते हैं। और अगर ये एक्साइटेड स्टेट हो सकते हैं तो देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग यहां पर मैं कुछ इस तरह से करने वाला होऊंगा। तो चलो इसको क्लियर करता हूं कि n इक्वल टू 1 में पहले इलेक्ट्रॉन्स था, मैंने इसको फोटोन दिया। तो जैसे मैं इसको फोटोन दूंगा तो ये अब इस लाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद ग्राउंड स्टेट से अपने दूसरे एनर्जी लेवल में जा सकता है। इसका मतलब ये यहां भी जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहां भी जा सकता है। मतलब फाइनल अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन लाइट को अब्जॉर्ब करके किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकता है, और अगर किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकता है तो वो रिटर्न भी आ सकता है आराम से। तो अब समझना, ये तो मैं आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम बताया कि क्यों होता है ऐसे, मैं इसको इस साइड समझा रहा हूं। तो देखिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि भाई यहां पर तो न्यूक्लियस है, ये उसका एनर्जी स्टेट है। कुछ इस तरह से मैं छोटा छोटा बना रहा हूं क्योंकि काम आने वाले होंगे। इनको अगर आप चाहो तो क्या बोल सकते हैं E1, इसको आप बोलोगे E2, इसको बोलते हो E3, इसको बोलते हो E5, इसको बोलोगे E5, इसको बोल दोगे E6। इसी तरह से अगर आप बोलोगे तो n इक्वल टू 6 हो जाएगा, n इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 5, n इक्वल टू हो जाएगा 4, यहाँ पर n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 1। तो ठीक है, ये मैंने नंबर ऑफ ऑर्बिट लिख दिया है। आप इसे एनर्जी लेवल बोल दो, इसे n इक्वल टू 1 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क केवल इस बात पे पड़ता है कि इसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन्स था, और एक इलेक्ट्रॉन लाइट को अब्सॉर्ब करने के बाद किस किस एनर्जी लेवल में एक्साइट हो सकता है या किस किस एनर्जी लेवल में जंप कर सकता है। वो E2 हो सकता है, E3 हो सकता है, E4, E5, E6, E7, इनफाइनाइट किसी में भी जा सकता है। लेकिन ध्यान से देने वाली बात यह है कि मान लो मैंने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां चला गया, इसे मैं कहां पर E1 के अंदर, E6 के अंदर में चला गया, और E6 से अगर वो रिटर्न हो रहा है इस तरह से, और रिटर्न होने के बाद अगेन कहां वापस आ रहा है, n इक्वल टू 1 पे आ रहा है। तो यहां जो स्पेक्ट्रम बनता है उस स्पेक्ट्रम को हम लोग नाम दे देते हैं, क्या चीज, लाइमन स्पेक्ट्रम, दैट इज लाइमन स्पेक्ट्रम। और दूसरी बात सुन लो भाई, लाइमन स्पेक्ट्रम तो मैंने बोल दिया है। इसके बाद ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां ना जाके यहां फंस गया हो, लेकिन वो वापस अगर यहीं पास आ रहा है, देखो मैंने क्या बोला कि वो कहां पास जा सकता है, 1 में भी जा सकता है, 2 में, 3 में, 4 में, कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर रिटर्न वापस अगर आता है, अगर वो आने के बाद कहां रुकता है, E1 पे रुकता है, अपने ग्राउंड स्टेट में रुकता है, तब इसका नाम आप 100% क्या दे देंगे, लाइमन स्पेक्ट्रम। बहुत लोगों को डाउट होगा ये कि ये स्पेक्ट्रम बनता कैसे है। तो स्पेक्ट्रम मैंने बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है, तो मैं आपको बोर बटरिंग मॉडल के अंदर ही बढ़ाया हूं कि जब इलेक्ट्रॉन रिटर्न आता है तो लाइट को एमिट करता है। तो लाइट को अगर उत्सर्जित कर रहा होगा तो स्पेक्ट्रम मिलेगा, इसका मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो मैंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन आए कहां से ये फर्क नहीं पड़ता है, पर आता कहां पर से अगर ये पता चल जाए कि अगर वो n इक्वल टू 1 पर या एनर्जी लेवल E1 पर आता है तो उस स्पेक्ट्रम को हम लोग लाइमन स्पेक्ट्रम बोल देंगे। क्लियर हो गया? तो चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं, या आप इसको पहले कॉपी कर लो, ये वाली कॉपी कर लेना भाई। अगर ना हो तो मैं इसको पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आपको समझाता हूं। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई, ये वाली को, और अभी आपको मैं समझाने वाला हूं उस पॉइंट को। तो पहली बात तो मुझे समझ में आ गया कि लाइमन स्पेक्ट्रम क्या है।
अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हो सकता है कि वो N1 पे ना आना चाहे, वो N2 पे आना चाहे, क्यों ऐसा होता है इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मैं आगे भी जाके आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी पर डिपेंड करता है, कितने एनर्जी उसके पास रह गई है, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल में आप देखते जाइए यहाँ पास। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो गया कहाँ पास था हमको पता नहीं है, लेकिन वो वापस कहाँ पास आ रहा है। तो मैं दूसरे पेन से बना रहा हूँ भाई, वो N2 पर आ रहा है, मतलब ये हो सकता है N3 से कहाँ आ जाए, N2 पर, या फिर N4 से कहाँ आ जाए, N2 पर, या फिर वो N5 से आ जाए N2 पर, या N6 पर आ जाए, या फिर और कहीं से भी आ जाए, लेकिन आके रुक कहाँ रहा है, N2 पर। इसका मतलब बताओ इसकी गाब इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, N2 पर। तो ये क्या बन जाएगा इसका ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब कि अगर ग्राउंड स्टेट N2 हो जाए तो इस स्पेक्ट्रम को आप नाम दे देना, दैट इज बामर स्पेक्ट्रम। तो मैं यहां पर नया नाम दे रहा हूं, दैट इज बामर स्पेक्ट्रम। हालांकि इसकी वीडियोस पहले से ही अवेलेबल है मेरे चैनल पे मेरे ख्याल से, लेकिन फिर से भी आपको BSc लेवल पे पढ़ा दे रहा हूं, वो 11th लेवल का था। तो ये बामर स्पेक्ट्रम मैंने बता दिया। तो हमने 2 स्पेक्ट्रम पढ़ लिया है भाई, कौन कौन से। एक तो पहला स्पेक्ट्रम मैंने बता के रखा है लाइमन स्पेक्ट्रम, इसको याद करने का तरीका ही बताऊंगा, दैट इज लाइमन स्पेक्ट्रम। और लाइमन स्पेक्ट्रम के लिए अगर आप ग्राउंड स्टेट बोलोगे, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं GS, तो n = 1 है, जबकि इसका एक्साइटेड स्टेट क्या क्या हो सकते हैं, तो ध्यान देना इसके लिए एक्साइटेड स्टेट हो सकते हैं N1 को छोड़ दो, बाकी कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 डैश कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरा जिसको मैंने बोल के रखा है बामर स्पेक्ट्रम, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं दैट इज बामर स्पेक्ट्रम। और बामर स्पेक्ट्रम के लिए ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या है, 2। तो एक्साइटेड स्टेट 1 और 2 तो हो ही नहीं सकते हैं, क्या हो सकते हैं भाई, इसके अलावा ऊपर वाले वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 इट्सेट्रा कुछ भी हो सकते हैं। तो ये चीजें 2 चीजें आपको क्लियर हो गया होगा मेरे को ऐसे लग रहा है। आगे हम लोग चलने वाले होंगे थर्ड पॉइंट की ओर। और थर्ड पॉइंट में क्या होगा देखो, अब मैं क्या कराने वाला हूं कि पहले N1 पर आया तो हम उस लाइमन बोले, अगर वो N2 पर आता तो उसको बामर बोलेंगे। लेकिन अगर वो रिटर्न होके N3 पर आए, मतलब सुनो, मतलब मैंने क्या बताया कि ये गया कहां पर हमको बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन वापस कहां पर आ रहा है, N3 पर आ रहा है। ये चाहे N4 से आए, चाहे N5 से आए, चाहे N6 पर आए, कहीं पर भी आए, हमको बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन वापस अगर आता है N3 पर तो उसको हम लोग नाम दे देंगे ब्रैकेट। नाम क्या दे देंगे भाई, नहीं, इसको हम लोग बोल देंगे पास्चन। पास्चन ये हो गया, इसको बोला जाता है पास्चन। इसका फॉर्मूला भी है, आपको बताता हूं कैसे मैं याद करके रखा हूं। लो BP, बिलो BP, तो यहां पर हो जाएगा P, और P को हम लोग बोलते हैं पास्चन। पास्चन ये इसका दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम है भाई, पास्चन। पास्चन स्पेक्ट्रम या पास्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल सकते हो, जिसके लिए अगर आप N= बोलोगे तो ग्राउंड स्टेट की वैल्यू क्या दिखाई दे रहा होगा, तो आप देखोगे 3, जबकि एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8 हो सकता है, इट्सेट्रा हो सकते हैं। आगे चलते हैं, एक और है 4, 2 और रह गए, वैसे 5 स्पेक्ट्रम पाए जाते हैं। यदि N= मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब अगर N= 4 हो गए, मतलब वो जाए कहां पर हमको मतलब नहीं है, लेकिन अगर वापस आता है N4 पर तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं, दैट इज ब्रैकेट। क्या बोल देंगे भाई, इसका नाम हो जाएगा ब्रैकेट स्पेक्ट्रम। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे भी पता नहीं है, पर इंग्लिश में यही बोला जाता है। इसका एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा भाई, तो इसका हो जाएगा 5, 6, 7, 8 इट्सेट्रा। और 5th नंबर में क्या हो जाएगा, तो ध्यान दो,
लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, और एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पी फंड। तो मैंने लिख दिया है पी और यहाँ पर लिख दिया फंड। इसको पी फंड भी बोलते हैं, पी फंड भी बोलते हैं, आप जैसे ही बोलना चाहो बोल सकते हो। n इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और n इक्वल टू 5 होगा तो एक्साइटेड स्टेट बता दो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 एटसेट्रा हो सकते हैं। तो ये मैंने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको बता दिया है। अगर आपको कहीं पर डाउट लगे कि इसे याद कैसे करोगे तो ट्रिक बता देता हूं। देखो आप यहां से पकड़ो, यहां से L, यहां से B, यहां से P, यहां से B, यहां पर P, लो BP, लो BP, BP। तो फॉर्मूला क्या है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं लो BP, फिर आपको BP। तो लो का से ले लो L, L का मतलब हो जाएगा L मतलब लाइमन, ब्रैकेट नहीं लाइमन, बामर, फिर उसके बाद क्या पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड। ठीक है, पास्चन की स्पेलिंग मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, एक्चुअली में यहाँ पर टी रहता है, तभी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये पास्चन होगा ऐसे भाई। तो ये नाम हो गया। अब मुझे बता दो इसमें किसी को डाउट रह गई क्या? डाउट तो बहुत सारा होगा पर लिखना पड़ेगा, पहले से कॉपी। मैग्नेटिक रेडिएशंस का कौन कौन से रेंज के अंदर में ये चीज़ें पाया जाता है तो वो लिख लीजिएगा यहाँ पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रीजन, या आपके बुक्स के अंदर में वो डायरेक्ट रीजन लिखा हुआ मिल जाएगा भाई। तो मैं देखो ये तो इसका नाम था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का नाम, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये उसका ग्राउंड स्टेट था और यहाँ पर मैंने इसको एक्साइटेड स्टेट लिख रखा है। और लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे रेंज। रेंज का मतलब होता है कि कौन कौन से रेंज के अंदर में आते हैं, कितना लाइट में दूंगा तब जाके ये कुछ बनेगा, मतलब ये शो होगा उसके बाद ये फिर ये। तो इसके लिए क्या तरीका है, इसके लिए सिंपल सा तरीका है UV ट्रिपल आई, UV ट्रिपल आई। इसका मतलब क्या है, देख ध्यान से लेना भाई, UV ट्रिपल आई फॉर्मूला क्या है। U का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, ये हो गया अल्ट्रा वायलेट। V का मतलब होता है दैट इज विजिबल, और I का मतलब होता है इंफ्रारेड। तो यहाँ पर लिख लो इंफ्रारेड, इंडिगो नहीं बोलना भाई, यहाँ पर हो जाएगा इंफ्रारेड, यहाँ पर हो जाएगा इंफ्रारेड। ठीक है, और ये इसीलिए आपको बताया था कि कब कब ये चीज़ें पाया जाएगा, वो आपको आगे थोड़ी देर बाद बता दूंगा। तो मैंने आपको बता दिया है, इसको याद करने का मैंने ट्रिक्स भी बता दिया है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो मैं आपको बताया था अबाउ रूल्स का, थोड़ा सा बता देते हैं उसके बाद चलेंगे। जला की वाईफाई से कनेक्ट है, चलो रफ करते रहे। क्या करने वाले भाई, हम लोग ये पढ़ने वाले थे कि अबाउ रूल जो पहले बताया था उसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ, क्या करना है, मुझे स्कैडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, अब अगर 21 होगा तो 100% इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बोलोगे तो 21 होगा। अब इसमें हम लोग क्या निकालना है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है। तो आप सिंपल से निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले आप देखते जाना कॉपी के अंदर में, सबसे पहले जो सबसे कम एनर्जी होगा वो 1s2 का होगा, और उसके बाद 2s2 का होगा, फिर 2p6 का होगा, और उसके बाद यहाँ पर 3s2 का होगा, फिर यहाँ पर 3p6 होगा, और उसके बाद 4s2 होगा। एक्चुअली 3D आना चाहिए था पर वो हम लोग सीखेंगे क्वांटम नंबर के अंदर में n+l रूल में। ठीक है, आपको आगे बताने वाला होऊंगा। ठीक है भाई, तो 4s2 और यहाँ पर हो जाएगा 4s2 और यहाँ पर हो जाएगा 3d1। काउंट करके देखो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इतना ही आ रहा होगा। ठीक है, तो ये करना था। अच्छा, अब बाउ रूल्स को ही n+l रूल नाम से जानते हैं भाई। n+ रूल क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, हालांकि इसको अभी नहीं बता रहा हूँ। ये आप लिख लो, ये कॉपी कर लो। देखो मैंने बताया कि स्कैडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह से लिखी जाएगी।